नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की खबर के साथ। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, शाम को यह मुलाकात होगी। इसके अलावा बीजेपी दफ्तर में कई बड़े नेताओं से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रस्तावित बताई जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को यूपी सरकार की तरफ से रिपोर्ट मुख्यमंत्री सौंपेंगे। यह हमें हमारे सोर्सेस के मार्फत जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कल की अगर बात करें तो कल भी वो दिल्ली में रहेंगे। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अब से थोड़ी देर पहले की है, जब वो गाजियाबाद से रवाना हो रहे थे दिल्ली के लिए। हिंडन एयरबेस से वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर में यूपी सदन पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा, जिसमें वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात करनी है। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी आज शाम को मुलाकात होगी। बीजेपी दफ्तर भी उनको जाना है। बीजेपी ऑफिस में भी कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। और कल के बारे में बताया जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। और ये उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, अमित शाह से मुलाकात उनकी होनी है। शाम को 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। और अब से थोड़ी देर में वो दिल्ली पहुंचेंगे और कल यानी शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। वक्त बताया जा रहा है दिन के 11 बजे। दिन के 11 बजे उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री योगी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा संघ के भी कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अब से थोड़ी देर में यूपी सदन पहुंच जाएंगे। उसके बाद कुछ देर वहां पर रुकने के बाद यूपी सदन से वो निकलेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए रवाना होंगे। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। और इस दौरे को लेकर जो जानकारी हमें हमारे सोर्सेस के मार्फत मिल रही है, इसमें उत्तर प्रदेश में कोरोना के वर्तमान हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री की ओर से सेंटर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से जब मुलाकात करेंगे तो वो रिपोर्ट संभवतः वो सौंपेंगे। प्रधानमंत्री को भी उत्तर प्रदेश में कोरोना के वर्तमान स्थिति से मुख्यमंत्री अवगत करवाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं और इस वक्त वो गाजियाबाद से रवाना हुए हैं। और अब से थोड़ी देर में वो दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंच जाएंगे और शाम को अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। तो इस दौरे में जितने भी अपडेट होंगे लगातार आपको हम देते रहेंगे। जैसे ही कोई अपडेट होता है आपको हम उस अपडेट से वाकिफ करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोरोना में निराश्रित बुजुर्गों की अब सरकार मदद करेगी। इसके लिए बाकायदा समाज कल्याण विभाग को सूची तैयार करने के लिए भी कह दिया गया है। बुजुर्गों के बच्चों के बाद अब सरकार बुजुर्गों की सुध ले रही है। ऐसे बुजुर्ग जो निराश्रित हैं उनको चिन्हित करने का निर्देश दे दिया गया है। समाज कल्याण विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि समाज कल्याण विभाग ऐसे निराश्रितों को चिन्हित करे जो इस कोरोना के काल में उनके घर के जिन पर वो आश्रित थे उनका अगर निधन हो गया है तो ऐसे निराश्रितों को चिन्हित करे। उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया, उसी तरीके से इन बुजुर्गों के भी पूरे खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। उनके आगे के बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन उससे पहले समाज कल्याण विभाग को ऐसे निराश्रितों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अलीगढ़ में महिला आयोग की सदस्य ने एक बेतुका बयान दिया है। मीना कुमारी, जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, उन्होंने लड़कियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है और इस बयान ने अब धीरे धीरे तुल पकड़ना शुरू कर दिया है। मीना कुमारी की अगर माने तो लड़कियों की समस्या की जो जड़ है वो सेलफोन है। अगर लड़कियों को मोबाइल ना दिया जाए तो लड़कियों के साथ कोई घटना नहीं होगी, कोई अपराध नहीं होगा। उन्होंने सीधे सीधे परिवार के लोगों से, अभिभावकों से ये ताकीद करने को कहा है। उन्होंने ताकीद की है कि आप लड़कियों को सेलफोन मत दीजिए, मोबाइल मत दीजिए। महिला अपराधों के लिए मोबाइल को ही वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इसके अलावा वो नसीहत भी दे रही हैं माता पिता को कि आप अपनी बेटियों का ध्यान रखें, बेटियों के ध्यान रखने की जरूरत है, बेटियों पर नजर रखना मां की जिम्मेदारी है। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मां की जिम्मेदारी भी ये सुनिश्चित कर रही हैं, जिसमें इस बात का भी वो जिक्र करती है कि लड़कियों को जब फोन दिया जाता है तो फोन पे वो घंटों बात करती हैं। और एक विवादास्पद इस तरीके के कई खबरें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जहां पर कई स्कूल कॉलेजेस में लड़कियों के ड्रेस को लेकर आदेश आ जाते हैं। कई बार लड़कियों के सेलफोन लेकर जाने पर बयान आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य महिला आयोग जो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, महिला के अधिकारों के लिए, महिला के अधिकारों की रक्षा करने का काम जिस आयोग का है, उसकी सदस्य का इस तरीके का बयान है। बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अपनी बेटियों को भी देखना। तो ये आपने सुना, किस लड़के से बात करती है, किस लड़के के साथ उठती बैठती है, ये तमाम अपडेट माता पिता रखें। बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण के नारे की धज्जियां उड़ाते हुए आज महिला आयोग की एक सदस्य कहती हैं कि बेटियां मोबाइल फोन पर बात करती हैं, इसलिए वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं और उन पर नजर रखना जरूरी है। ये उस आयोग की सदस्य हैं जिसका अधिकार, जिसका मैंडेट है कि महिला अधिकारों को सुनिश्चित करें, बेटियों को सुरक्षित रखें। किस तरह के लोगों की इन आयोगों में नियुक्ति होती है ये स्पष्ट है। और इस तरह के बयान केवल वाहियात ही नहीं, इनके पद के गरिमा और इनके दायित्व के भी खिलाफ है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते हैं, इनको तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। मीना कुमारी जी इस वक्त खुद मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो इस पर जवाब देंगी। मीना कुमारी जी, आपने जो बयान दिया है महिलाओं को लेकर कि महिला अपराध की जड़ मोबाइल है, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगी? मैंने कोई ऐसा महिलाओं के लिए नहीं बोला। कोरोना समय चल रहा है और कोरोना में मैंने बोला कि नाबालिग लड़की और लड़के नाबालिग लड़की और लड़के जो जिनको मोबाइल होता है उनके पास में, वो क्लास भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो उनके माँ बापों को चाहिए कि उनको जो है एक बार चेक कर लें, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कई केस आए हैं मोबाइल संबंधित। इसलिए मैं बोला, ये मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि महिलाओं के उसमें, मैं तो रक्षा करती हूँ महिलाओं की और महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूँ। और मेरा कोई रिकॉर्ड देखे तो ये देखे कि कितनी मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ। नहीं, मैं रिकॉर्ड पे नहीं जाता हूँ। आपने कहा ना नाबालिग की बात, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाता हूँ आपने कहा क्या है। मैं पीसीआर को बोलूंगा कि इसको थोड़े बार रिपीट कर दे, आपका जो बयान है सुनिएगा प्लीज। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। मीना कुमारी जी, ये आपका स्टेटमेंट है कि लड़कियां फोन पे घंटों बात करती हैं, भाग जाती हैं, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करें? क्योंकि मेरे पास इस तरह से केस आते हैं और उनके नहीं, अगर आपके पास दो चार, मैम एक मिनट, आपके पास दो चार केस आते हैं, इसका मतलब लड़कियां फोन न रखें। आप लड़कियों को कहां लेकर जाना चाहती हैं 1990 में? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मेरा ये नहीं है। मेरा ये है
परिवार में जो बच्चों को समझाना चाहिए, कहना चाहिए कि ऐसे मैडम ऐसा मैडम ना मैडम नहीं करें। नहीं, मुझे बताइए, अगर लड़कियां एक साइड फोन पे बात कर रही तब तो कह सकती थी ना कि लड़के ना बात करें, दूसरे साइड तो कोई लड़का ही रहता होगा ना फोन पे बात जब नहीं, करता होगा। तो मैं तो लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ, नहीं, नाबालिग आपने लड़की लड़कों का तो लड़का जिक्र दोनों नहीं को किया भी- उसमें। नहीं 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 नहीं, मैंने लड़कों को भी कहा है, नाबालिग लड़का हाँ। और लड़की, नहीं, मैंने दोनों को। हमारे पास जो बयान उसमें नाबालिग तो आप कह नहीं रहे कि घंटों फोन पर बात करती हैं, किसके साथ उठती बैठती हैं, मतलब अब लड़कियों को अधिकार नहीं देना चाहती है, माँ बाप उन पर एक सीसीटीवी लगा कर रखे, गिद्ध नहीं, दृष्टि नहीं, डाल कर रखे मैं कि वो लड़कों किससे को भी मिलती है, बोल रही किससे हूँ। बात करते हैं भाई। बेटा बेटी दोनों बराबर है, मैं बोल रही हूँ, लड़के को भी बोल रही हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं। आप इस चीज को मानिए ना कि आपने जो नहीं, बयान मैं दिया वो जो- गलत जो- था। सुनिए, मैं जो मैं बोल चुकी हूँ, मैं ये सच बोल रही हूँ कि नाबालिग लड़का लड़कियों को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे क्या है, इसमें कोई बात नहीं। वो तो माता पिता ये परिवार नाबालिग में बच्चों देखें। का मैम ऐसे भी ध्यान रखते हैं। नहीं हाँ, ध्यान रखना चाहिए, मैंने यही बोला है कि माँ बाप ध्यान रखें। नहीं, आपने कहा मैंने कि दूसरा- फोन नहीं नहीं, आपने नहीं, कहा नहीं। फोन नहीं देना चाहिए, आपने कहा फोन पे घंटों बात करते मैंने हैं, ये आपने नहीं कहा फोन पे घंटों कि- बात करते हैं, भाग नहीं, जाते हैं, शादी मैंने- कर लेते हैं। अरे शादी कर ली है ना। मैडम आपके पूरे बयान में लड़कों का जिक्र नहीं है। अरे लड़के का भी है, मैंने यही सफाई दी है अपनी। अब आप कोई भी नहीं, इसका आप अभी वो लगा- सफाई मैम, अरे आप तोड़ अभी मरोड़ सफाई का दे आप रही है ना। इसको किसी को दे दे आप, तोड़ मरोड़। नहीं नहीं, आप अभी सफाई दे रही है ना मैडम। मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक बोल रही हूँ। अब पहले जो मैंने बोला था, आप ये जो कह दीजिए ना, कहा, पहले जो बोला था वो गलत बोला मैंने था। लड़के को भी बोला है, लड़की को भी बोला है, मैंने दोनों को बोला है। और उदाहरण में शादी भी कर ली है, मेरे पास माँ बापों ने बताया। नहीं, आप एक उदाहरण बताइए, कहाँ पे नाबालिग ने फोन पे बात की और शादी कर ली, एक उदाहरण बताइए। शादी के लिए मेरे क्षेत्र में ही है। नहीं, नाम बताइए। नहीं, आपके आप कह रहे कई उदाहरण, एक नाम बताइए। सुनो, हरिजन की लड़की है, जाटव का लड़का है, वो नाबालिग है, शादी कर ली। नाबालिग है। हाँ, शादी कर ली। एफआईआर करवाया आपने? करा दी मैंने एफआईआर। कहाँ पे करवाया? उनको पेशावर थाने, उनको जो मैंने कहा भी है कि उनका जो है बयान वगैरह। तो अगर आपके पास एक आध एग्जाम्पल इस तरीके से आते हैं तो उसको आप इतना जनरलाइज कैसे कर सकते हैं मैम? मैंने जो कहना था कह दी, ठीक है गौरव जी। आप जनरलाइज क्यों कर रही है? फोन काट दिया मीना कुमारी जी ने। मीना कुमारी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य, हालांकि जो बात उन्होंने कही है उस बात को हमने आपको सुनवाया और अब जाकर वो अपने पुराने बयान से कुछ नई बात ऐड कर रही थी। और जब हमने उनसे सवाल पूछा है तो उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए अपने बचाव में, पुरानी बातों को नहीं दोहरा रही थी, मानने को तैयार नहीं थी। कुछ और एडिशनल सवाल भी हमने उनसे पूछे तब उन्होंने फोन काट दिया। उनका यह कहना था कि जितना कहना था कह दिया, इसके आगे वो नहीं कह सकते, लेकिन उनका यह बयान जरूर एक नई विवाद को जन्म दे चुका है। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से मुंबई को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है और यह कहा है कि मुंबई में आज भी जोरदार बारिश होगी और हाई टाइड का खतरा है, जिसको देखते हुए जितने भी समुद्री तट हैं वहां से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। मछुआरों से समुद्र में जाने से मना किया गया है। मुंबई में कल ही बुधवार के दिन मानसून ने दस्तक दी थी, उसके बाद से लगातार बारिश हो रही है। यह अपील मछुआरों से की गई है कि वो समुद्र में ना जाएं। मुंबई, ठाणे, पालघर और रत्नागिरी में एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई अस्त व्यस्त हो गई है। और अभी ये मानसून की दस्तक ही हुई है तब महाराष्ट्र और मुंबई का विशेष तौर पर यह हाल है कि रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक हो गए हैं, आम लोगों को सड़कों से गुजरने में दिक्कत हो रही है। लगातार कल से ही मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण भारत से धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है और अगले एक महीने के अंदर 20 से 25 दिन, आप कह लीजिए 20 से 25 दिन के अंदर मानसून पूरे हिंदुस्तान को कवर कर लेगा। तो मौसम विभाग की ओर से मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि कोस्ट में या समुद्र तट के करीब ना जाएं। मछुआरों से अपील की गई है कि वो समुद्र में ना जाएं।
तो मानसून के दस्तक के साथ ही मुंबई पानी पानी हो गई है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इस वक्त एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर यूपी सदन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली स्थित यूपी सदन के बाहर की तस्वीर है और ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब वो गाजियाबाद से दिल्ली के रवाना हुए थे। और इस वक्त यूपी सदन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस वक्त 3:15 हो रहे हैं, 3:17 हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन यहां वो 15 से 20 मिनट रुकेंगे और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए वो रवाना होंगे। बीजेपी ऑफिस में कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि ये अभी तक पुष्ट तौर पर जानकारी नहीं हो पाई, कंफर्म न्यूज नहीं है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात अमित शाह के घर पर होगी या फिर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में होगी। लेकिन अमित शाह से उनकी मुलाकात 4 बजे के करीब बताई जा रही है। ऐसे में अगर हालांकि यूपी सदन जहां पर है वहां से अगर वो अमित शाह के घर भी जाते हैं या फिर बीजेपी दफ्तर जाते हैं तो उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना है। कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। कल प्रधानमंत्री मोदी से वो मिलेंगे। विशेष तौर पर कोरोना के वर्तमान हालात को लेकर स्टेटस क्या है इसकी जानकारी वो केंद्र को देंगे। तो इस वक्त यूपी सदन पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर यही है, अपडेट यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली के दौरे पर हैं वो यूपी सदन पहुंच चुके। इससे पहले वो हिंडन एयरबेस में उतरे और हिंडन एयरबेस से बाय रोड गाजियाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली में इस वक्त वो यूपी सदन में हैं। आज रात उनका जो रात्रि विश्राम है वो संभवतः दिल्ली में ही होगा। और ये तस्वीरें देखिए, जिस अब से तकरीबन 1 मिनट पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 1 से 2 जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचे थे। यूपी सदन के बाहर की ये सड़क है। तो ये यूपी सदन की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी सदन, अब ये तकरीबन 1 से 2 मिनट पहले की ये तस्वीरें हैं जब योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचे हैं। और अपडेट इस वक्त जो मेरे पास आ रहा है, अमित शाह के घर पर मुलाकात होनी है। तो संभवतः अमित शाह के घर पर उनकी मुलाकात होगी और वहां से हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय जाएं, केंद्रीय कार्यालय जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं यूपी सदन। यूपी सदन में इस वक्त वो पहुंचे हैं। यूपी सदन में तकरीबन 15 से 20 मिनट, मान के चले 3:20 इस वक्त हो रहे हैं, तो 20 से 25 मिनट वो जरूर यहां पर रुकेंगे और उसके बाद यहां से वो निकलेंगे और यूपी सदन से अमित शाह के आवास जाने में बमुश्किल 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे उनको। 10 मिनट मान कर चलिए, 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। तो 4 बजे के करीब हो सकता है वो अमित शाह के घर, 4 बजे वो अमित शाह के घर पर होंगे। अमित शाह के आवास पर उनकी मुलाकात होनी है। कितने देर की मुलाकात होगी ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटे के बीच ये मुलाकात होगी और उसके बाद हो सकता है वो बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी सदन, दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तक 15 से 20 मिनट यहां रुकने के बाद वो अमित शाह के आवास की ओर रवाना होंगे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। और इस मुलाकात में विशेष तौर पर कोरोना को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, कोरोना को कैसे कंट्रोल किया गया है, क्या कुछ इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट की ओर से उठाए जा रहे हैं, ये तमाम जो स्टेटस रिपोर्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से केंद्र सरकार को, उसका एक स्टेटस रिपोर्ट दिया जाएगा, उसकी जानकारी दी जाएगी।
तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। और दिल्ली में इस वक्त वो योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट पहले की तस्वीर है, जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है। अरे साइड हो जाओ यार। यूपी सदन के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी सदन सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंच चुके हैं और 5 मिनट उनको हो गए हैं यूपी सदन पहुंचे हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 20 से 25 मिनट तक, तकरीबन आधा घंटा आप मान के चलिए, वो यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ से वो रवाना होंगे अमित शाह के आवास की तरफ। अमित शाह के आवास पर उनकी मुलाकात होनी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के यूपी सदन के बाहर की ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी सदन में हैं, यूपी सदन पहुंच चुके हैं। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं यूपी सदन मुख्यमंत्री को पहुंचे हुए। तकरीबन माना जा सकता है कि आधे घंटे करीब ये रुकेंगे क्योंकि 4 बजे के आसपास अमित शाह के आवास में उनको पहुंचना है। अभी पहुंचे हैं इस समय यूपी सदन, और यूपी सदन में कुछ देर विश्राम करेंगे। उसके बाद जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह के यहाँ से कॉल आ जाएगी, क्योंकि 4 बजे का समय मुकर्रर हुआ है, तो ऐसे में अगर 4 बजे का समय मुकर्रर हुआ है तो लगभग 3:40 तक यहाँ से वो निकलेंगे और महज 10 मिनट का समय बचा है। 10 मिनट बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकल सकते हैं। अगर फिक्स 4 बजे का समय ही मुकर्रर है, अगर केवल 4 बजे ही मिल रहा है तो उनको 10 मिनट पहले निकलना होगा, यानी 3:40 तक वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद सीधे जो है गृहमंत्री अमित शाह के आवास पहुंचेंगे, जहां पर उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। अब देखना यह होगा कि आखिर कितनी देर बाद मुलाकात होती है, क्योंकि अभी तक ना तो गृहमंत्री अमित शाह के यहाँ से ये कंफर्म हुआ है कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि योगी आदित्यनाथ से उनकी 4 बजे कोई मुलाकात है, लेकिन जो अभी हमारे सोर्सेस जो बता रहे हैं वो 4 बजे मुख्यमंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब थोड़ा सा देखना होगा कि कितनी देर में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सदन से निकलते हैं। विषय क्योंकि ब्रिजेश, क्या ये माना जा सकता है कि ये अचानक से उनका दौरा हुआ, पहले से प्रस्तावित दौरा नहीं था, तो इसमें कोरोना को लेकर ही बात होगी या फिर कोई दूसरी बात भी हो सकती है जो इस वक्त बाहर नहीं आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मुद्दा है 2022 का चुनाव, मुद्दा है पार्टी में एका, मुद्दा है सरकार और संगठन के बीच में समन्वय, और मुद्दा है वो तमाम गॉसिप और तमाम जो परसेप्शंस बन रहे हैं उनको खत्म करना। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात होगी। सबसे अहम बात BL संतोष की उस पूरी रिपोर्ट का है, जो 3 दिनों के मंथन के बाद वो पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके उत्तर प्रदेश से लेकर के गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया है और उस संबंध में भी विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री के साथ हो सकती है। ये बेहद अहम होगा। सबसे बड़ी बात यह है मुख्यमंत्री के साथ आगे को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अलग अलग मंत्रियों से भी BL संतोष ने बात किया था, संगठन से जुड़े हुए जो नेता थे उनसे भी उन्होंने बातचीत किया था, और बातचीत के बाद जो लब्बोलबाब निकल के आया उसके बाद वो केंद्रीय नेतृत्व से भी मिले थे। जो है खुद JP नड्डा से उनकी एक लंबी बातचीत हुई थी। लंबी बातचीत होने के बाद फिर उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे खुद JP नड्डा के साथ। तो ऐसे में ये बेहद अहम है। अब देखना ये होगा कि क्या उस मुद्दे को लेकर के अगर BL संतोष की रिपोर्ट में कुछ लोगों के खिलाफ कुछ नकारात्मक टिप्पणियां हैं तो क्या उनको लेकर के भी बातचीत होगी, क्या उनको लेकर के भी जो है आगे रणनीति तैयार होगी, उनके लिए किस तरह का एक्शन। चलिए ब्रिजेश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही।